हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नर्स्ड इक्वेशन। देखो अभी तक हमने क्या समझा है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके थ्रू? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अब तुम्हें क्या समझना होगा कि मान लो तुम्हें हमेशा ऐसा तो नहीं है कि स्टैंडर्ड कंडीशन देंगे कि टेम्परेचर 298 केल्विन हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर 1 एटीएम हो। ऐसा हमेशा तो नहीं होगा ना। बहुत टाइम तुम्हें क्या कर रखा होगा कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में भी बोलेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। ठीक है, तो उस कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ही नर्स का इक्वेशन दिया गया है, ताकि तुम नर्स के इक्वेशन के हेल्प के थ्रू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सको। और कब? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जिसमें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, नर्स्ड इक्वेशन को। और नर्स्ड इक्वेशन समझने से पहले तुम्हें कुछ बातें हैं जो पहले समझनी पड़ेगी, फिर हम उस बातों को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे और फिर नर्स्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने क्या किया, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल के बारे में पढ़ा। उसमें मैंने क्या बताया कि पहले हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। उसमें क्योंकि हमें बेनिफिशियल वर्क या यूजफुल वर्क नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो जब हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं ना, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करने पे कर पा रहे थे, यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर पा रहे थे, यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर पा रहे थे। क्यों? तुम्हें पता है ना, तुम क्या कर रहे थे, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे थे ना, तो वो क्या हुआ, यूजफुल वर्क ही तो हुआ। तो यूजफुल वर्क करके हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। अब खुद सोचो, अगर जैसे तुम ही हो और या कोई भी सिस्टम हो, अगर वो वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जब सेल वर्क करता है ना, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो चेंज इन गिब्स एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल यूजफुल वर्क करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसका खुद का जो गिब्स एनर्जी का चेंज होता है ना, वो डिक्रीज करता है। और जितना ज्यादा गिब्स एनर्जी चेंज डिक्रीज करेगा, उतना ज्यादा जो सेल का पोटेंशियल है, ईएमएफ की जो वैल्यू है, वो बढ़ती है। ठीक है, जो बात मैंने बोली उसे सिर्फ सुनो। अगर तुमने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा, तुम्हें गिब्स एनर्जी चेंज नहीं पता, तो भी तुम इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से डिराइव कर लोगे। बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि क्योंकि वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, सेल का एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा। सेल का जो एनर्जी है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और फिर मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ, larger larger the decrease in Gibbs energy greater greater will be the increase in EMF। समझ आया? मतलब ये है, जितना ज्यादा एनर्जी की वैल्यू कम होती है, उतना ज्यादा ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब इसी वर्ड को, इसी सेंटेंस को मैं क्या करूंगी, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है, तुम बस सुनो इस चीज को। इसे जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं, तो हम ये देखते हैं मैथमेटिकली इसे कैसे लिखा जा सकता है। माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन एफ ई सेल होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्या क्या है यहाँ पे। ये जो डेल्टा जी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन गिब्स एनर्जी। ठीक है, ये जो ई सेल है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल है ये। ठीक, अब जो एफ है, एफ क्या होता है, एफ होता है फेराडेज कांस्टेंट। ठीक है, अब फेराडे कांस्टेंट क्या होता है मैं बता रही हूँ। एफ क्या है यहाँ पे, फेराडेज कांस्टेंट। ठीक है, अब फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, उसी को क्या बोलते हैं, फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका ये क्या होता है, इट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, तुम कैलकुलेट करना चाहो तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, 1 मोल और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जनरली कितना चार्ज होता है, उसे तुम मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, 96487 कूलम मोल इनवर्स। ठीक है,
ये होती है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू, इसकी नियर अबाउट राउंड ऑफ करके 96500 ये वैल्यू लेके सारे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा फैराडे कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। एक मोल कितना वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, उसे किससे मल्टीप्लाई कर लो, एक इलेक्ट्रॉन पे जनरली कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू निकल के आएगी और लेते हैं हम ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये होता है एफ फैराडे कांस्टेंट। अब देखो एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब तुमने देखा है कि जब तुम डैनियल सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा था जिंक से कॉपर की तरफ, 2 ना। तो वही चीज होती है कि कोई भी पर्टिकुलर अगर इक्वेशन ले रहे हो तुम तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसी को एन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। अब अगर इसी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना चाहे तो यही इक्वेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट इज एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने लिख लिया। अब थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन हुए है जो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट को रिलेट करता है, और वो इक्वेशन क्या है तुम सुनो, देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, समझ आ जाएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। एल एन क्या होता है, नेचुरल लॉग, ही नेचुरल लॉग को एल एन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पे क्यू क्या है, कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट होता है, ये भी मैं बता रही हूँ, बस तुम सुनते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू कितना लेके चलेंगे हम, कोई माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब क्या करो, डिवाइड करो बोथ साइड बाय माइनस एन एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस एन एफ, ठीक है। तो अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, देखो ये माइनस एन एफ ये डिवाइड होगा हट जाएगा, कितना आएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस आर टी नेचुरल लॉग एल एन क्यू, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा निकल के आया। ये हमारा ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन ही है, ठीक है। लेकिन हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नर्स्ट इक्वेशन लेके नहीं चलते हैं, एनसीईआरटी में दूसरा दे रखा है, तो अभी हम इसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब तुम सुनो, यहाँ पे ई सेल क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू लिखा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे तुम एल एन लिखो, एल एन लिखो चाहे लॉग बेस, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 लॉग बेस 10, मतलब 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो नेचुरल लॉग है वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जरा हम लॉग बेस 10 के फॉर्म में इसी इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल लिखा माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग बेस 10 हो जाएगा और क्यू। तो ये हो गया हमारा नर्स्ट, ये भी नर्स्ट इक्वेशन है, बस ये हमने क्या कर रखा है, लॉग बेस 10 के फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें अभी तक समझ आ गई होगी तुम लोगों को। अब तुम्हें मैं ये बता दूं कि यहाँ पे क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जिन्हें पता होगा कि रिएक्शन कोशेंट किसे कहते हैं, उसकी वो वहां पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे जिनको नहीं पता, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिएक्शन कोशेंट होता क्या है। देखो अब वो क्यू रिएक्शन कोशेंट को समझने के लिए मैं जरा डैनियल सेल का एक इक्वेशन लिख लेती हूँ, जो वो जनरल इक्वेशन था, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस क्या देता है हमें, जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस क्या दे रहा था, कॉपर सॉलिड, ठीक है। ये था हमारा जनरल इक्वेशन। अब मुझे इसी इक्वेशन में अगर रिएक्शन कोशेंट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का है उसको अगर तुम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से डिवाइड करो तो जो भी रेशियो आता है उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट। अब क्या है इसका मतलब, मैं लिख देती हूँ, जिंक प्लस 2 हमारा प्रोडक्ट है, उसके साथ क्या लिखा है, कॉपर सॉलिड प्रेजेंट है, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का रेशियो क्या है, जिंक कॉपर प्लस 2 एक्वस, और साथ में क्या हो जाएगा,
जिंक सॉलिड, ठीक है। तो ये हमने रेशियो लिख दिया। अब देखो एक बात और यहाँ पे समझने वाली ये है कि जो सॉलिड का कंसंट्रेशन होता है ना वो हम यूनिटी लेके चलते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, जिंक +2 का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉपर +2 का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो तुम्हें सीधा सीधा क्या दिख रहा है, जिंक +2 क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये मैंने डैनियल सेल के लिए लिखा है, लेकिन तुम अगर जनरल में किसी के लिए भी समझना चाहते हो तो क्या बोलोगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, प्रोडक्ट में जो भी कंसंट्रेशन होगा उसको डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, वही तुम्हारा क्या देगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये चीज अभी क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तो तुम लोग को समझ आ जाएगा, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसी को सिंप्लीफाई करके लिखूं डैनियल सेल के लिए, अगर मैं यही इक्वेशन डैनियल सेल के लिए लिखूं तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10, यहाँ पे क्या होगा, जिंक का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉपर का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नर्स्ड इक्वेशन। लेकिन एनसीईआरटी में नर्स्ड इक्वेशन का और सिंप्लीफाइड वर्जन दे रखा है, और वो क्या है वो मैं अभी बता दे रही हूँ। तो अगर मैं इसे यहाँ पे हटा देती हूँ, नर्स्ड इक्वेशन को अगर और सिंपलर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या करो, तुम्हें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर एट टेम्परेचर 298 केल्विन अगर ले लें और आर की वैल्यू रखें, आर क्या होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है मैं बता देती हूँ, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये होती है आर की वैल्यू, और वहां पे क्या दे रखा है, एफ फेराडेज कांस्टेंट अभी मैंने बताया 96500 कूलम मोल इनवर्स, ये वैल्यू रख लो। तो अगर ये सारी वैल्यू रखते हो यहाँ पे 2.303 को क्या करो 8.314 और टेम्परेचर 298 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो 96500 से, तो तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आती है, 0.059, ठीक है। तो अब तुम्हारा नर्स्ड इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू, ठीक है। और ये क्यू यहाँ पे क्या रखना है, वैल्यू तुम्हें मैंने बता दिया। तो ये होता है हमारा नर्स्ड इक्वेशन, इसी को तुम लोगों को यूज करना है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। आई होप समझ आया होगा ये बात, ये देख लो अभी तक तुम लोगों ने क्या किया है, एक फॉर्मूला पढ़ा है, और वो फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या निकालते थे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यही फॉर्मूला तो अभी तक पढ़ा है। अब तुम्हें ये था स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए फॉर्मूला, अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर सेल का पोटेंशियल निकालना है तो उस टाइम पे हम नर्स्ड का इक्वेशन करते हैं, जो कि मैंने डिराइव करके बता दिया है, ठीक है। और तुम्हें एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो रहा है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा रखा है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम ये इसका स्टैंडर्ड वाला याद रखो या नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो तुम्हें एनसीईआरटी में कभी कभी क्या कर रखा होगा, तुम्हें ई सेल दे रखा होगा, रिएक्शन दे रखा होगा, तुम्हें एफ की वैल्यू तो पता ही होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है वो तुम रिएक्शन देके पहचान लोगे। और तुम्हें क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि अच्छा बताओ इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ई सेल दिया हुआ है, ठीक, फिर तुमसे बोल देंगे कि उसका गिब्स एनर्जी चेंज का वैल्यू कितना है वो निकाल लो, तो उस टाइम पे तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हो कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या करेंगे, रिएक्शन दे देंगे, तुम्हें ई नॉट सेल दे रखा होगा, ठीक है, तुम्हें ई नॉट सेल दे के रखेंगे और बोलेंगे कि ई सेल निकालो उसका और डेल्टा जी निकालो। तो तुम्हारी मर्जी, तुम ई नॉट सेल तुम्हें दे रखा है, रिएक्शन दे रखा है, तो तुम उससे ई सेल निकाल लेना, ई सेल निकल आएगा तो डेल्टा जी निकल आएगा। मतलब ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अभी तक में तुम्हें सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने, एक ये वाला, एक नर्स्ड इक्वेशन और एक ये वाला गिब्स एनर्जी चेंज वाला, ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में, इसीलिए मैंने डेरिवेशन उसको, उस इक्वेशन को डेरिवेशन के थ्रू ही समझा दिया, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें समझ आई होगी। मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का
जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं बताया, लेकिन मैं वो जब अभी क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, तो तुम लोगों का कोई भी चीज नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्स्ड इक्वेशन। कि कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ लेंगे, तो उस टाइम हम वो कैसे डिराइव करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, लॉग कैसे निकालते हैं, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि जो नर्स्ड के क्वेश्चंस है उसमें तुम्हें लॉग का यूज हो रहा है, तो तुम्हें लॉग कैसे यूज करते हैं, कैसे निकाला जाता है वो आना चाहिए, और वो मैं लॉग टेबल के थ्रू समझाऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना, तरीके बहुत है, लेकिन लॉग टेबल के थ्रू जो आंसर निकलता है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा तुम्हारा, और लॉग टेबल एग्जाम्स में प्रोवाइड करते ही है, ठीक है। और अगर लॉग टेबल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो लॉग के क्वेश्चंस ऐसे भी बहुत सिंपलर फॉर्म में आएंगे जो फॉर्मूले के थ्रू हो जाता है, तो वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। कि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, अगर देखो तुम लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मेरा भी थोड़ा मोराल बढ़ेगा, तो मैं और ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू।